ओके यस, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आरडीए टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है बायोटेक्नोलॉजी का। मैं इसके ऊपर एक ब्रीफ कंटेंट आपको देना चाहती हूँ बिकॉज लास्ट वीडियोस आपको बहुत हैवी हो गई थी। सो टुडे आई सिंपली मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है, एंड मैं ब्रेक्स में इसको पढ़ाऊँगी। सपोजिडली मुझे अपनी ह्यूमन जीन जो हम यूजुअली लेते आए हैं, इंसुलिन की जीन जो है, मुझे वो ई कोलाई में डालनी है। बिकॉज ई कोलाई जो होगा, अगर उसके अंदर इंसुलिन जीन चली गई तो ई कोलाई एवरी 20 मिनट्स में रिप्रोड्यूस करता है। एंड इससे क्या होगा, अगर मैं 3 से 4 दिन उसको छोड़ दूं तो आई विल बी हैविंग 1 बिलियन ई कोलाई। एंड अगर मेरी जीन जो है इसके डीएनए में है तो ऑब्वियसली जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो डॉटर प्रोजेनी के अंदर उसके डीएनए के साथ मेरी इंसुलिन जीन भी जाएगी। तो एक कॉपी इंसुलिन से मैंने शुरू किया और मैंने 1 बिलियन कॉपीज़ बना ली इंसुलिन जीन की। तो इंसुलिन जीन की क्लोनिंग हो गई। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है मेकिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन, ठीक है, मेकिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन, दैट इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्हेन अ जीन प्रोड्यूसेस अ फंक्शनल प्रोडक्ट। और जैसे कि मैं आपको बताती आई हूँ, द प्रोडक्ट कैन बी आरएनए और द प्रोडक्ट कुड बी अ प्रोटीन, ठीक है। अगर हम अपनी खाली जीन विदाउट प्रमोटर अगर हम अटैच करते हैं ई कोलाई के जीनोम में, ठीक है, तो हमारा सिर्फ जीन क्लोनिंग ही पॉसिबल है। लेकिन अगर उस इंसुलिन के साथ मैं प्रमोटर अटैच कर दूँ तो मेरी सारे डॉटर सेल्स में जीन की तो मल्टीपल कॉपीज़ मेरे को मिल जाएगी, आइडेंटिकल कॉपीज़, मतलब मुझे क्लोन्स मिल जाएंगे, जीन के क्लोन्स। बट साथ ही साथ उस जीन इंसुलिन जीन का जो है एक्सप्रेशन भी होगा, मतलब इंसुलिन प्रोटीन भी बनेगा आपका। सो जीन एक्सप्रेशन के लिए आप जब फॉरेन जीन को जीनोमिक डीएनए या किसी भी डीएनए में, अभी जस्ट मैं किसी भी डीएनए में डालती हूँ और साथ में उसका प्रमोटर लगा देती हूँ, तो मेरा जीन का क्लोनिंग भी होगा 1 बिलियन कॉपीज़ के अंदर। एंड मुझे एक अगर मैं सेल में डालती तो मुझे फ्यू मॉलिक्यूल्स मिलते इंसुलिन के। अगर मैं 1 बिलियन ई कोलाई के अंदर अगर उसका एक्सप्रेशन करा दूंगी, क्योंकि जब भी रेप्लिकेशन होगी 20 मिनट्स में, तो आपका जो जीन है वो तो उसके साथ रेप्लिकेट करेगा ही करेगा, साथ में इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेसिंग द प्रोटीन, वो प्रोटीन भी बना रहा है। सो 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन मुझे मिल जाएंगे एक जीन को अटैच करने में, ठीक है। अब हम आते हैं कि ई कोलाई होस्ट जो है जिसके अंदर हम इस फॉरेन जीन को, इंसुलिन की जीन को इंसर्ट कर रहे हैं, वो होस्ट क्या है? दैट होस्ट इज ई कोलाई, अभी बात करी थी मैंने। और इस होस्ट के अंदर अपनी फॉरेन जीन डालने के बाद हम इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया हमने अपनी फॉरेन जीन, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसका हमने कल्चर कराया, कल्चर ऑफ, क्योंकि फॉरेन जीन आ गई है ई कोलाई के अंदर, तो ई कोलाई अब एक ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट का हमने कल्चर करा लिया। किस में कराया? बायो रिएक्टर्स में। उसके बाद 2 टाइप के होते हैं ये। एंड देन थर्ड, अब हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करी और उससे हमने अपना इंसुलिन जो है बिलियन कॉपीज़, बिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन हमने एक्वायर कर लिए, ठीक है। तो पहले तो ई कोलाई हमारा होस्ट है ना, तो ई कोलाई के अंदर फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को
कल्चर करना बायोरिएक्टर्स में एंड देन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करना, तो हमारा जीन क्लोनिंग तो हो ही रही है, साथ में जीन एक्सप्रेशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से वी आर एबल टू कलेक्ट अ बिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज़ आती है कि आप इंट्रोड्यूस तो करोगे, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत सारे टाइप के सेल्स मिलेंगे, किसी में इंसुलिन गया, किसी में नहीं गया, तो आप उसको टेस्ट कैसे करोगे कि ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट कौन सा है। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को पता लगाने के लिए यू डू अनदर स्टेप दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग हो जाने के बाद आपका ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट का कल्चर होता है। तो एग्जैक्टली फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोड्यूस योर फॉरेन जीन इनटू द सेल, ठीक है, इनटू द होस्ट। नाउ सेकेंड स्टेप इज स्क्रीनिंग ऑफ द होस्ट। स्क्रीनिंग करने से आपको अपना ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट एग्जैक्टली पता चल जाएगा कौन सा है। अब इस ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट का कल्चर कराना इज थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर आप अपना जीन को ई कोलाई के अंदर डीएनए में अटैच कर देते हो, तो जब जब वो ई कोलाई डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस होगा, कल्चर करने के बाद बिलियन ई कोलाई बन जाएंगे, तो ईच ई कोलाई विल बी हैविंग दैट कॉपी ऑफ इंसुलिन जीन। सो एक इंसुलिन जीन से मल्टीपल जीन्स बनी, कैसी बनी? जेनेटिकली आइडेंटिकल। इस प्रोसेस को कहते हैं जीन क्लोनिंग, मेकिंग मल्टीपल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन। ठीक है, और वो सब जीन्स जो है ना आपस में एक दूसरे के क्लोन्स हैं। क्लोन्स कौन होते हैं? क्लोन्स आर दो सेल्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इन नेचर। ठीक है, क्लोन्स उन्हें कहते हैं। अब इस चैप्टर के हिसाब से जो बेसिकली जो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के तीन होते हैं। एक होता है आपका वेक्टर, अभी बताऊंगी मैं ये। सेकंड होता है आपका होस्ट, एक्चुअली एक होता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकंड होता है आपका वेक्टर एंड थर्ड होता है आपका होस्ट। सो वी हैव थ्री टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वेक्टर एंड होस्ट। अब देखो बेटा, मैं चाहती हूँ अपनी फॉरेन जीन जो है ई कोलाई के अंदर डालूं। अब ये है मेरा ई कोलाई, उसकी सेल वॉल, देन उसकी सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर दो टाइप के डीएनए होते हैं। ठीक है, एक डीएनए जो होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है, उसे कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, और इसी को हम कहते हैं जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए वो डीएनए होता है, या क्रोमोसोमल डीएनए वो डीएनए होता है जिसके अंदर वाइटल जीन्स होती हैं। अगर आपने इसके अंदर कोई भी जीन अटैच करी तो किसी न किसी जीन के बीच में डालोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा? उस जीन का इनएक्टिवेशन हो जाएगा। इसलिए हम क्रोमोसोमल डीएनए को नहीं छेड़ सकते। बट हमें पता चला कि ई कोलाई के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक टाइप का डीएनए होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इस सर्कुलर फॉर्म में जो डीएनए है विच इज़ नॉट क्रोमोसोमल, सो इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इसको हम लिखते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इसका दूसरा नाम है, इसे रखते हैं हम प्लाज्मिड। सो व्हाट इज प्लाज्मिड आपसे पूछा जाए, इट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये भी रेप्लिकेट करता है। अगर इस ई कोलाई के दो
डॉटर सेल्स बनेंगे तो दोनों के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए भी जाएगा और दोनों के अंदर प्लाज्मिड भी जाएगा। अगर इसके अंदर 2 प्लाज्मिड होते हैं तो हर डॉटर सेल को 2 प्लाज्मिड मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी रेप्लिकेट हो रहा है और डॉटर सेल में जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके पास कौन सा पॉइंट है, इसके पास है ओराई रीजन है इसके अंदर, क्योंकि रेप्लिकेशन बिगिंस एट ओराई, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल लेकिन साथ में सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। बहुत आसान है याद करना, डबल स्ट्रैंडेड तो है ही, सर्कुलर है, क्रोमोसोमल नहीं है तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, और ओराई के होने की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। अब मैं क्रोमोसोमल डीएनए में तो इंसुलिन जीन नहीं डाल सकती, बट आई नो कि मैं प्लाज्मिड के अंदर डाल सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जीन ऐसी नहीं है कि उसके बिना जिंदा नहीं रहेगा बैक्टीरिया। उसके पास जीन्स है, लेकिन कुछ ऐसी जीन्स है जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है, लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं उसको, लेकिन वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब मेरा मतलब मैं ये स्ट्रैटेजी सोच रही हूँ कि प्लाज्मिड को मैं पहले आइसोलेट करूँ, किससे, ई कोलाई से। उसके बाद मैं इस प्लाज्मिड के अंदर अपना फॉरेन जीन डाल दूँ, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड कैसा बन गया, अब ये पहले प्लाज्मिड था, जब इसके अंदर फॉरेन जीन आई तो कैसा बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। उसके बाद मेरा थर्ड स्टेप मैं चूज़ कर रही हूँ कि पहले तो ई कोलाई से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, फिर उसके अंदर अपनी फॉरेन जीन डाली, अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को मैं दोबारा से ई कोलाई के अंदर डालूंगी, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्लाज्मिड तो इसका अपना है, बट इट इज़ कैरिंग अ फॉरेन जीन, जिसकी वजह से नाम पड़ गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। मतलब अगर इस प्लाज्मिड को मैं ई कोलाई के अंदर डालती हूँ तो एक फॉरेन डीएनए भी इस ई कोलाई के अंदर जाता है। तो इस ई कोलाई के अंदर अगर आप फॉरेन डीएनए डालते हो तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट। फॉरेन डीएनए हो गया एक तरीके से इनटू द होस्ट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ये ई कोलाई के अंदर चला जाएगा, ये बैठा इसका जीनोमिक डीएनए, ठीक है, और ये बैठा इसका प्लाज्मिड डीएनए, जिसके अंदर हमारी जो है ये फॉरेन जीन है। नाउ दिस होस्ट, इस होस्ट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। लेकिन क्या होता है कि सारे ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते, सभी ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड नहीं जाता, किसी ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड जाता है लेकिन उसके अंदर फॉरेन जीन नहीं होती है, और लास्ट केस आता है कि ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड गया है वो भी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, मतलब उस प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन जीन अटैच थी, ठीक है। तो ऐसे जो ई कोलाई होंगे उनको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, लेकिन 3 टाइप के ई कोलाई हो सकते हैं हमारे पास। एक कि ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं, ठीक है। एक जिसके अंदर प्लाज्मिड गया बट ये रिकॉम्बिनेंट नहीं था, मतलब इसके अंदर फॉरेन जीन नहीं थी। तीसरा कि जो प्लाज्मिड था वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था और ये भी गया, ठीक है। तो इन तीनों में से हमारा ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई कौन सा है, हम नेकेड आई से नहीं पता चला सकते वो, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द होस्ट। उससे हमें पता चल जाएगा वी गेट आर ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। अब हमें अपना ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट मिल चुका है, ठीक है। अब इसको हम कल्चर करेंगे किसके अंदर, बायोरिएक्टर्स के अंदर। फिर हम क्या करेंगे,
डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और इससे मेरा इंसुलिन बन जाएगा। इंसुलिन जो आपका ओरिजिनल इंसुलिन जो होता है वो आपका 2 ही चेन से बना होता है, ठीक है। अब आपको पता है इसके अंदर क्या है, इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन बट इसके अंदर 2 पेप्टाइड्स हैं, मतलब इट इज़ अ क्वाटरनरी प्रोटीन, राइट। तो हमें एक पेप्टाइड जो है यहाँ से बना ली, दूसरी पेप्टाइड भी इसमें ऐसे ही बना ली, मतलब फर्स्ट पेप्टाइड एक अल्फ़ा चेन ए जो है हमने उसको डाला इस प्लाज्मिड के अंदर और हमारे पास चेन ए मिल गई। फिर दूसरी चेन जो थी वो डाली प्लाज्मिड के अंदर और ये सारा स्टेप किया तो हमें दूसरी चेन भी मिल गई। अब जो हमारे पास 2 चेन्स थी, ठीक है, ये चेन्स हमने ट्यूब में ली और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, क्योंकि जो इंसुलिन है मैच्योर इंसुलिन उसके अंदर 2 ही चेन्स होती हैं और वो आपस में जुड़ी होती हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो ये अपने आप ही जुड़ जाएगा और हमारे पास एक इंसुलिन आ जाएगा। तो हमने ये पढ़ा कि हम अपनी फॉरेन जीन को प्लाज्मिड में डालेंगे हमेशा, ठीक है। इससे क्या होगा कि सारी प्रोजेनी में वो प्लाज्मिड जाएगा बिकॉज उसके पास ओराई है और सारी प्रोजेनी के अंदर अगर हमने इंसुलिन के साथ प्रमोटर अटैच किया है तो सारी प्रोजेनी में ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ठीक है, और उसके बाद एक्सप्रेशन भी होगा साइटोप्लाज्म में, मतलब प्रोटीन बनेगा। तो हम एक कॉपी ऑफ इंसुलिन जीन से हम 1 बिलियन इंसुलिन कॉपीज़ बना सकते हैं प्लस 1 बिलियन इंसुलिन प्रोटीन बना सकते हैं उसकी एक चेन, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप दूसरी चेन को दूसरे प्लाज्मिड में डाल दो और उसका होस्ट वही रहेगा, लेकिन डिफरेंट प्रोसीजर हो, डिफरेंट जो है, पहले आप एक चेन का करोगे फिर आप दूसरी चेन का करोगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली भी चला सकते हो कि एक का यहाँ पे चल रहा है इस टैंक में, एक का चल रहा है दूसरे टैंक के अंदर, ठीक है। तो एक बार दोबारा से समझ लो इस चीज़ को कि मैंने अपनी जो जीन है इंसुलिन जीन, मैंने उसको इकोलाई के अंदर डालना है। फिर मैं चाहती हूँ कि मेरी इकोलाई जो है खूब मल्टीप्लाई करे, 1 बिलियन इकोलाई बन जाए, ठीक है। और 1 बिलियन इकोलाई के अंदर मेरी हर इकोलाई के अंदर मेरी फॉरेन जीन होगी, किसके अंदर होगी, प्लाज्मिड के अंदर होगी। और फिर मैं उसको बायोरिएक्टर्स में मैंने कल्चर किया, बहुत सारी 1 बिलियन इकोलाई आ गई और उसके बाद मैंने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके मैंने प्रोटीन को एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका इकोलाई जो है, उसके अंदर 2 टाइप के डीएनए होते हैं, एक होता है जीनोमिक डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए विच कंटेन्स वाइटल जीन्स। वाइटल जीन्स का मतलब होता है वो जीन्स जो जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसके अंदर हम कोई अपनी जीन डालेंगे तो किसी न किसी जीन का म्यूटेशन हो जाएगा और वो बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रह पाएगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर हमने देखा कि इसके पास एक एडिशनल डीएनए होता है जो कि क्रोमोसोमल डीएनए नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये शेप में कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। और इसके पास क्या है, ओराई है, जिसकी वजह से ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी जो चेन, अपनी जो जीन है वो प्लाज्मिड में डालूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन इसका, अगर मैं पहले रूट मैप निकाल के रखूं और अपने सर से बात करूं कि सर मुझे लैब में ये काम करना है, कि मेरे को पहले प्लाज्मिड को आइसोलेट करना होगा, ठीक है, उसके बाद मुझे प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन जीन को डालना होगा, ठीक है, उसके बाद ये जो प्लाज्मिड है ये प्लाज्मिड नहीं रह जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। तो सर ने मुझे बोला कि नहीं बेटा, जो प्लाज्मिड, अगर आप प्लाज्मिड को एज अ व्हीकल चूज कर रहे हो टू इंसर्ट योर फॉरेन जीन इनटू द होस्ट, अब होस्ट पड़ा है और इंसुलिन जीन बाहर पड़ी है रोड पे, तो आप ट्रक लाओगे, उसके अंदर वो कैरी करोगे सामान और अपने जो है वेयर हाउस में चले जाओगे। तो आपने कौन सा व्हीकल यूज़ किया, आपने यूज़ किया ट्रक। तो ट्रक क्या हो गया, वेक्टर।
ट्रक वेक्टर हो गया, मतलब इट वॉज यूज टू कैरी दैट बिग साइज का पार्सल इनटू द वेयर हाउस। ठीक है, तो हम उस ट्रक को अब ट्रक नहीं कहेंगे, हम उस ट्रक को बोलेंगे वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप अपना फॉरेन जीन को होस्ट में डालने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करते हो वो वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अ वेक्टर इज़ अ मॉलिक्यूल विच इज़ यूज्ड टू इंसर्ट फॉरेन जीन इनटू द होस्ट। ठीक है, सो हेयर मेरा वेक्टर कौन सा है, प्लाज्मिड इज माय वेक्टर हेयर। तो मेरे को पहले प्लाज्मिड को आइसोलेट करना पड़ेगा, उसके अंदर उसको कट करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर फॉरेन जीन डालनी पड़ेगी, तो फिर ये मेरा बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, या ये था हमारा खाली वेक्टर और ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को ई कोलाई के अंदर डालना है। ये इस द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू द होस्ट, किस में डाल रहे हैं, वही जो ट्रक है, ट्रक। अब ट्रक के अंदर क्या है, पार्सल, तो अब ये कैसा हो गया ट्रक, अब ये हो गया रिकॉम्बिनेंट ट्रक। अब रिकॉम्बिनेंट ट्रक को वेयर हाउस में डालने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब मेरे पास 3 सिनेरियो आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। मैंने ट्रक्स अलाउ कर दिए थे सारे जाने के लिए वेयर हाउस में। एक ट्रक जो था वो तो बहुत ही लेज़ी था, वो उठा ही नहीं, गया ही नहीं वेयर हाउस में। एक ट्रक जो है जल्दबाजी में पार्सल ले जाना भूल गया, लेकिन होस्ट के अंदर चला गया। ठीक है, और एक ट्रक ने अपने अंदर पार्सल रखा हुआ था और वो वेयर हाउस में गया। तो वेयर हाउस में जब आप उस ट्रक कैरिंग द पार्सल को जब आप वेयर हाउस में डालते हैं, तब वो जो वेयर हाउस होता है वो ट्रांसफॉर्म्ड असलियत में कहलाता है। खाली अगर आप ट्रक को भेज दोगे तो वो आपका वेयर हाउस ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुआ। जब वेक्टर कैरिंग द फॉरेन जीन जाएगा वेयर हाउस में, तभी वो कहलाएगा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ठीक है, तो हमारे कुछ इकोलाई ऐसे होंगे जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं जाएगा, कुछ इकोलाई होंगे जिसके अंदर प्लाज्मिड जाएगा लेकिन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं, कुछ इकोलाई होंगे जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ही चला जाएगा। दैट होस्ट विल बी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट होस्ट। अब ये मुझे आँखों से दिखता नहीं है, इसलिए पता लगाने के लिए कि विच host is transformed correctly, we do the screening of the host। ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद हमें श्योर हो जाता है कि हमारा होस्ट कौन सा है, फिर हम उसे कल्चर करते हैं बायोरिएक्टर्स के अंदर, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से हम उसको प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब तुम कह रहे थे कि मैम ये ना ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता दो जो हम पेपर में लर्न कर आए। ठीक है, तो मैं वैसे ही आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पे प्लाज्मिड को चूज़ किया था एज वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का मतलब क्या है, दैट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट द फॉरेन जीन इनटू द होस्ट। ठीक है, तो एक वेक्टर की बात, वेक्टर खाली प्लाज्मिड नहीं हो सकता, वेक्टर वायरस भी हो सकते हैं, वेक्टर आपका कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वेक्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, अब एक गुड वेक्टर की पहचान क्या होती है, फर्स्ट उसके पास ओराई होना चाहिए, वेरी गुड, ये तो पता ही है हमको। सेकेंड, उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। ठीक है, ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं ये क्या होती हैं, ये जीन्स होती हैं दैट हेल्प इन स्क्रीनिंग। ठीक है, दीज आर द जीन्स दैट हेल्प इन स्क्रीनिंग। उसके बाद थर्ड क्या होना चाहिए, अब बेटा देखो आपको मैंने बताया था प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, पहले तो इस प्लाज्मिड को मैं कट ओपन करूँगी। ठीक है, उसके बाद ही तो मेरी फॉरेन जीन आके इसके अंदर बैठेगी। अगर मैं वेक्टर को कट ही नहीं करूँगी तो उसके अंदर क्या होगा, फॉरेन जीन आके बैठेगी नहीं। ठीक है, अब क्या बोल रही हूँ मैं कि इस वेक्टर के अंदर मल्टीपल MCS होना चाहिए, इसे कहते हैं मल्टीपल क्लोनल
साइट। ये होती क्या है मल्टीपल क्लोनल साइट? इट इज़ द साइट इन वेक्टर जहाँ पर विच कंटेन्स a number of restriction sites for different restriction endonucleases। अब आ गया यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस। ये है क्या? देखो बेटा, जब भी आप डीएनए को कट कर रहे हो तो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं, हम उसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं वो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स कैसे हो सकते हैं? एक तो आपके हो सकते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक आपके हो सकती हैं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस सिर्फ एंड्स पे कट करेंगे, इट विल कट, एंडोन्यूक्लियस विल कट एनीवेयर बट नॉट एट द एंड्स, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, दो नहीं वैसे ये 3 टाइप के होते हैं आपके। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 टाइप 1, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 3। ये तीनों के तीनों क्या है? एंडोन्यूक्लियस। ओके, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 जो होता है वो बहुत रैंडमली कट करता है, ठीक है। ये जो होता है ये एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, या टाइप 2 की, ठीक है। टाइप 2 का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा जैसे EcoR1, जैसे HIND2, जैसे BAM-H1, जैसे PVU1, ठीक है, जैसे SAL1। ये सारे क्या है? 1 से डिफर मत करना, वो 1 भी हो सकते हैं, उनके आगे जो रोमन नंबर लगा होता है वो उनका नंबर बताता है कि ये कब आइसोलेट हुए, ठीक है। ये टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं सारे। और टाइप 2 और ये रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करते क्या है? ये एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको E-coli की जो E-coli का निकाला हुआ एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसे हम कहते हैं EcoR1, ठीक है। नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर मैं करूँ तो फर्स्ट कैपिटल लेटर जो होता है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, सेकंड एंड थर्ड जो होते हैं स्मॉल लेटर्स होते हैं वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जो फोर्थ लेटर होता है उससे पता चलता है स्ट्रेन, क्योंकि जीनस के बाद स्पीशीज़ के बाद स्ट्रेन, और ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने इस ऑर्गेनिजम्स में से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आइसोलेट किए होंगे। ये कौन से नंबर पे आइसोलेट किया गया था? द नंबर एट विच इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस E-coli, ठीक है। अब EcoR1 जो है इसमें जो स्ट्रेन है वो है RY13, ठीक है। स्ट्रेन है इसका RY13 और फिर आ जाएगा 1। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन से टाइप का है? टाइप 2 का है। ओके, अब क्या होता है कि ये जो एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं जिसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल EcoR1 की तो आपको लर्न होनी चाहिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये है GAATTC, ठीक है। फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC, ओके। ये एक G और A के बीच में कट करेगा और ये यहाँ पे कट करेगा। ये जो बनाई मैंने ये इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है और जिस रिकॉग्निशन सीक्वेंस में वो कट कहाँ पे करता है उसे कहते हैं हम रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन साइट, ओके। अब एक्सोन्यूक्लियस तो हमको करना ही नहीं था, तो अब अगर मैं इसके अंदर MCS की बात कर रहे थे, अगर एक प्लाज्मिड के अंदर
रेस्ट्रिक्शन साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर एग्जांपल फॉर इको R1, तो उसको लिखेंगे इको R1। अगर हम यूज़ करेंगे तो वो उसको यहाँ से कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा तो साल1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ ओराई कहाँ पे है, यहाँ पे ओराई है, बिल्कुल ओराई के पास जो कट करेगा, ठीक है, वो हमने कर दिया BAM-H1। तो ये हैं जो कट मारे हुए हैं, ये क्या है, इसकी क्लोनिंग साइट्स। मतलब BAM-H1 को अगर आप यहाँ पे BAM-H1 यूज़ करोगे ना, तो ये DNA जो है इस तरीके से खुलेगा, एक जल्दी से एक साइड पे बहुत क्लोजली प्लेस्ड होगा आपका ORAI1, ठीक है। अब ये कट हो गया, अब इसके अंदर जो है हम जो जीन है फॉरेन जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। अब फॉरेन जीन भी किसी ना किसी DNA से आई होगी, फॉर एग्जांपल ह्यूमन DNA से ये जीन थी मेरी इंसुलिन की, इसको अगर मैंने कट किया है इको R1 से, तो मैं सेम ही इको R1 से ही प्लाज्मिड को कट करूँगी, जिससे कि वो ईजिली लाइगेट हो जाए, ठीक है। लाइगेशन का काम कौन करता है, DNA लाइगेज, तो ये इजीली इसके अंदर लाइगेट हो जाए। अगर मैं अपनी जीन को BAM-H1 से कट कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी मैं BAM-H1 से ही कट करूँगी, जिससे कि दोनों इजीली जो है कंबाइन कर जाए। तो आपको जो फॉरेन जीन जो आप कट करते हो जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपको अपने वेक्टर को कट करना होता है। किसी किसी वेक्टर में सिर्फ एक ही साइट होती है और हम ना परेशान हो जाते हैं कि भैया वही वाला लाओ कहीं से ढूंढ के एंजाइम, क्योंकि इसके पास सिर्फ उसी की सीक्वेंस है। अगर उसके पास 20 रेस्ट्रिक्शन डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी तो बहुत इजी है, ये काम नहीं, ये वाला ख़त्म हो गया मेरा इको R1 एंजाइम, तो चलो मैं BAM-H1 यूज़ कर लेती हूँ। BAM-H1 अगर ख़त्म हो गया तो मैं आपका SAL1 यूज़ कर लूँगी। सो उसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। सपोजिटली इको R1 तो है मेरा, फॉरेन जीन भी कट करता है इंसुलिन को और प्लाज्मिड को भी, बट वो ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर मैंने सोचा BAM-H1 को यूज़ कर लेती हूँ। BAM-H1 से मेरा प्लाज्मिड तो कट हो गया, लेकिन मेरा इंसुलिन नहीं कट हो पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन के आसपास उसकी कोई भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ही नहीं, तो ये बेकार हो गया। अगर आप मल्टीपल क्लोनिंग कर दो, इसका मल्टीपल क्लोनिंग साइट अगर आप यूज़ करोगे तो आपका वेक्टर उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है जनरली, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और एटलीस्ट ये 2 होने चाहिए। फिर थर्ड है आपका MCS होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, MCS तो होना चाहिए। उसके बाद जो आपका वेक्टर है उसका हाई कॉपी नंबर होना चाहिए। हाई कॉपी नंबर मतलब जो मेरा प्लाज्मिड है ई कोलाई के अंदर ये सिर्फ 2 ही एट द मोस्ट जा सकते हैं अंदर, लेकिन अगर मैं नहीं, अगर मेरा एक वेक्टर है सपोजिटली वेक्टर X, ई कोलाई के अंदर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ही रह सकते हैं वेक्टर X के, लेकिन जो वेक्टर Y है वो ई कोलाई में 13 मॉलिक्यूल्स के रूप में रह सकता है। तो कॉपी नंबर किसका ज़्यादा है, सेकेंड वाले का, Y वाले का। तो जो वेक्टर का कॉपी नंबर ज़्यादा होता है वो एक बेटर वेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर शुड हैव इंसर्ट साइज, हाई इंसर्ट साइज, ठीक है। अब मैं आपको इंसर्ट साइज बताती हूँ। हमारे पास 2 नोन वेक्टर्स हैं, एक है हमारे पास PBR322 और एक है हमारे पास PUC18, ठीक है। सपोजिटली ये सिर्फ 2.5 KB का ही किलो बेसिस का ही जीन ले सकता है,
इसका इंसर्ट साइज ही ये है, मतलब इतने बेस पेयर की ही जीन्स अंदर जा सकती है। तो पक 18 क्या है, पक 18 5 KB की जीन्स ले सकता है, डबल साइज के मॉलिक्यूल फॉरेन जीन को अपने अंदर डाल सकता है। तो इसे कहते हैं इंसर्ट साइज। एक वेक्टर का इंसर्ट साइज ज़्यादा होना चाहिए, एक वेक्टर का जो कॉपी नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए, वेक्टर के अंदर 2 से ज़्यादा सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, उसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, लेकिन हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही क्लोनिंग साइट, ठीक है। तो डिफरेंट क्लोनिंग साइट्स मैंने बोला है। उसके बाद उसके अंदर ओराई तो होना ही चाहिए। ये 5 थिंग्स हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो कि आप इसमें एक ये भी कर सकते हो कि नहीं, चलो ठीक है इतना ही कर लो, ये वेक्टर की आपकी गुड वेक्टर की पहचान है। अब हमने जो है गुड वेक्टर के हिसाब से अपना जो वेक्टर था वो जो है हमने डिसाइड कर लिया कि इस वेक्टर को हम लेंगे, ठीक है। जो मेरा ई कोलाई के अंदर जो वेक्टर है ना वो बहुत अच्छा वेक्टर है, उसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी है, उसका कॉपी नंबर भी ज़्यादा है, उसका इंसर्ट नंबर भी ज़्यादा है। तो अब मेरे को डिसाइड कर लिया कि ई कोलाई के अंदर से मैं वेक्टर को लूँगी, उसके अंदर फॉरेन जीन डालूँगी, ठीक है, उसको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना दूँगी और फिर इसी ई कोलाई के अंदर डाल दूँगी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद मैं इसी ई कोलाई को स्क्रीन करूंगी, क्योंकि हम कभी भी एक इकोलाई नहीं लेते हैं, हम बहुत थाउजेंड्स ऑफ इकोलाई लेते हैं पैलेट की फॉर्म में। एक इकोलाई को कौन देख सकता है, कोई नहीं देख सकता नेकेड आई से, ठीक है। तो सारा ये जो है ट्यूब्स के अंदर काम होता है। अब उसके बाद इकोलाई मैंने अज्यूम कर ली कि मेरी इकोलाई के अंदर चला गया है, क्या चला गया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। लेकिन हो सकता है वेक्टर बिल्कुल भी ना गया हो सकता है सिर्फ वेक्टर गया हो, प्लाज्मिड इस वेक्टर, हो सकता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर गया हो। अब इस रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करूँगी, स्क्रीनिंग से मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट कौन सा है। उसके बाद मैं इसे कल्चर करूँगी बायोरिएक्टर्स के अंदर, और मैंने क्या कर रखा है, कल्चर करने से मुझे जीन क्लोनिंग तो हो जाएगी, बट आई वांट द प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए बस एक काम करना कि आप जो अपनी फॉरेन जीन ले रहे हो उसके साथ प्रमोटर भी अटैच करके लेना, ठीक है। उसको अपने प्रमोटर के साथ उठाना, अपने जीन को ह्यूमन डीएनए से इंसुलिन के प्रमोटर और इंसुलिन की स्ट्रक्चरल जीन, ये दोनों चीज़ें इंटैक्ट होनी चाहिए और वो आपके वेक्टर में जाएंगी। तो क्या होगा, जीन क्लोनिंग के साथ साथ जीन एक्सप्रेशन भी हो जाएगा और हमें अपनी इंसुलिन मिल जाएगी। ओके।